हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो इससे पिछला वीडियो में मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखे थे उसका हम शॉर्ट नोट्स देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही लाभदायक होगा। आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम के समय में कम समय में अच्छा तैयारी हो जाएगी। और एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ इसमें हम दिए हुए हैं। आशा करते हैं कि इससे ही एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं इसमें तुजुके बाबरी, ये तुर्की भाषा में बाबर की आत्मकथा है जिसे बाबर ने लिखा था। और इसका फारसी अनुवाद सबसे पहले बाबरनामा नाम से किया गया, जो पायंदा खां ने किया था, अकबर के शासनकाल में हुई थी। और वाक़यात ए बाबरी ये उर्दू भाषा में अनुवाद किया गया था, मिर्ज़ा नासरुद्दीन हैदर ने किया था। कौन? मिर्ज़ा नासरुद्दीन हैदर ने किया था। तो ये इसका तुर्की भाषा में है, ये फारसी भाषा में है और ये उर्दू भाषा में है। तो उर्दू भाषा में इसका क्या नाम है? वाक़यात ए बाबरी। और फारसी भाषा में इसको बाबरनामा कहा गया है। हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में लिखा था। अकबरनामा इसकी रचना अबुल फजल ने 3 जिल्दों में किया था। तीसरा जिल्द आईन अकबरी थी जिसमें मुग़ल प्रशासन, राजस्व प्रणाली तथा दरबारी जीवन की चर्चा की गई है। अकबरनामा में यहाँ पे हम 2 किताब की चर्चा करते हैं, तौफ़ात अकबरी या तारीख़ शेरशाही, और दूसरा है तबक़ात अकबरी। तो तौफ़ात अकबरी अकबर ने अब्बास खां शेरवानी से, जिसमें शेरशाह सूरी के बारे में वर्णन है। और तबक़ात अकबरी जो निज़ामुद्दीन अहमद ने इसको लिखा था। इस बार बीपीएससी के क्वेश्चन में आया था तबक़ात अकबरी, और उसमें ऑप्शन अब्बास खां शेरवानी भी दिया था, निज़ामुद्दीन अहमद भी दिया था। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि तबक़ात अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा था और तौफ़ात अकबरी अब्बास खां शेरवानी। तो इसमें कन्फ्यूजन से आप लोग दूर रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो किताब है नुस्खा ए दिलकुशा, भीमसेन द्वारा लिखा गया था, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहासों के बारे में चर्चा की गई है। पादशाहनामा 3 है, जैसे पादशाहनामा फर्स्ट जो है अमीर काजवानी लिखा था। पादशाहनामा 2 जो है अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा था। पादशाहनामा 3 मोहम्मद वारिस ने लिखा था। तो ये आप याद रखिएगा। अगर सीधे पूछ दे पादशाहनामा कौन लिखा था, तो अब्दुल हामिद लाहौरी लिखा था। और 1, 2, 3 में रहे तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक है सरे पुल का युद्ध। हम इसलिए इसको चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम जो उज़्बेक सरदार शेरवानी खां था, उसमें तुगलुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया था, जिसमें बाबर पराजित हो गया था। और बाबर जो है इन्हीं से तुगलुमा युद्ध पत्ती की जानकारी लिया था। जो पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसका यूज भी किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सरे पुल का युद्ध किसके बीच हुआ था? सरदार शेरवानी खान और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें तुगलुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया गया और बाबर इसमें हार जाता है। ये बाबर के आक्रमण से पहले का युद्ध है, जिस समय ये बाबर जो फरगाना का शासक बनता है उस समय का युद्ध है। अगला है युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में आया। तकनीक 14वीं शताब्दी में आया, लेकिन 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलीबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। कब? बाबर ने पानीपत में प्रभावी ढंग से किया था। प्रमुख अभियान है, एनसीईआरटी में प्रमुख अभियान दिया है। तो बाबर का सबसे पहला अभियान पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। इसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और युद्ध स्थल में ही 2 आदमी मरता है, इब्राहिम और उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमाजीत। इसके बाद दूसरा युद्ध बाबर का खनवा का युद्ध होता है, जो 1527 ईस्वी में होता है। राणा सांगा को पराजित कर देता है। इसी युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देता है।
ये सब पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। जिहाद का नारा और गाजी का उपाधि धारण किया था जीत के बाद। चंदेरी का युद्ध, शेरशाह सूरी बाबर की फौज में शामिल होता है। चंदेरी के युद्ध में बाबर के युद्ध में शामिल हो जाता है शेरशाह सूरी, तथा बाबर इसी युद्ध में दूसरी बार जिहाद का नारा देता है। मेदिनी राय को पराजित करता है इस युद्ध में। ये यहाँ शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी मुगल के फौज में कब शामिल हुआ था? चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में। आगे देखेंगे घाघरा के युद्ध। घाघरा के युद्ध 1529 ईस्वी में होता है। अफगान जो महमूद लोदी एवं बंगाल की संयुक्त सेना को पराजित करता है। मध्यकालीन इतिहास का यह पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों जगह पर घाघरा का युद्ध लड़ा गया था 1529 ईस्वी में। अब हम देखते हैं हुमायूं का अभियान। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी के बीच, फिर 55 से 56 ईस्वी के बीच। फर्स्ट इसका अभियान होता है कलिंजर अभियान 1531 ईस्वी में। इसका शासक कौन रहता है? प्रतापरुद्र देव। यहाँ ये हुमायूं की अधीनता स्वीकार करके 12 मन सोना देता है। फिर दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में, अफगानों को परास्त किया इसमें। फिर ये जो हुमायूं था चुनार का घेरा करता है 1533 ईस्वी में, और इसी युद्ध में जो है शेरशाह से संधि कर लेता है। फिर चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हरा देता है। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में है। इसी युद्ध में बैरम खां मुगल सेना में शामिल होता है। कौन? बैरम खां। ये पॉइंट याद रखने की चीज़ है कि बैरम खां मुगल सेना में किस युद्ध में शामिल होता है? तो बिलग्राम के युद्ध या कनौज के युद्ध में शामिल। इसमें हुमायूं पराजित होता है और निर्वासित हो जाता है। फिर मछीवाड़ा का युद्ध होता है जब 12 मई 1525 में आता है। तो तातर खां सिकंदर सूर का सेनापति रहता है और बैरम खां के मध्य होता है। इसमें तातर खां पराजित होता है। सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, जिसमें सिकंदर सूर पराजित होता है। तो कभी कभी इसमें डेट मैचिंग दे देता है कि कौन सा डेट कब हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? कलिंजर अभियान, दोहरिया अभियान, चुनार का घेरा। इसके बाद चौसा का युद्ध होता है, कनौज का युद्ध होता है, मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध होता है। अब अकबर का अभियान देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच होता है, जिसमें हेमू पराजित हो जाता है। बैरम खां ने हेमू को मार देता है इसी युद्ध में। अकबर ने 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है। फिर हल्दीघाटी का युद्ध होता है, राणा प्रताप पराजित हो जाते हैं इसमें। गुजरात विजय करता है 1572 से 73 ईस्वी में। शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। स्मिथ ने इस अभियान को दूतगामी अभियान कहा। कौन कहा? स्मिथ ने। और इसको दूतगामी अभियान कहा क्योंकि यह 11 दिन में गुजरात दोबारा पहुंच जाता है। सरखेज का युद्ध में मुजफ्फर शाह तृतीय ने तृतीय को अब्दुल रहीम पराजित कर देता है, और इसी युद्ध के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खा का उपाधि देता है। तो कौन सा युद्ध में? सरखेज के युद्ध में। अब फिर देखते हैं जहांगीर के समय विजय अभियान। मेवाड़ का विजय करता है जो जहां का राजा अमर सिंह था। दक्षिण अभियान करता है, अहमदनगर बरार यादी को अपने अधीन कर लेता है। शाहजहां 1627 से 58 ईस्वी के बीच 1633 ईस्वी में शाहजहां अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में विलय, विजयपुर, गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य के अधीन कर लेता है। इसके बाद शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के युद्ध होता है। ये इसमें 2-3 युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये सब इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुरपुर का युद्ध होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1658 में शाह शुजा और शाही सैनिक के बीच में होता है, जिसमें शाह शुजा पराजित हो जाता है और भाग जाता है। फिर धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 में, औरंगजेब वर्सेस शाही सैनिक। इसमें औरंगजेब विजय होता है। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है 58 में, दारा सिकोह और औरंगजेब। तो औरंगजेब दारा सिकोह को पराजित कर देता है। फिर खजुआ का युद्ध होता है। फिर देवराय के युद्ध। तो देवराय के युद्ध में दारा सिकोह मारा जाता है, औरंगजेब शासक फाइनली बन जाता है। तो इसका डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, काहे कि डेट पूछता है इसका। मिलान में दे देगा कि कौन युद्ध कब हुआ, तो इसको डेट को जरूर याद रखिएगा। इसमें 2 इम्पोर्टेंस है, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। अब चलते हैं औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था।
इसी समय पुरंदर की संधि होता है कब? 11 जून 1665 में औरंगजेब और शिवाजी के मध्य होता है। अकबर की राजपूत नीति की शर्तें क्या था? तो भय और संतुलन पर आधारित था, और धार्मिक नीति सुलह कुल पर आधारित था, जिसका अर्थ होता है शांति व्यवस्था स्थापित रखना। इसमें कहा गया है कि शिया सुन्नी एक जगह मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, फिर क्रिश्चियन यहूदी एक जगह अपना धार्मिक कार्य कर सकता है। यही है धार्मिक। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब किया था? 1575 में, और 1578 में इसे धर्म संसद कहा गया, क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के बड़े बड़े ज्ञानी इसमें यहाँ आते थे और धर्म के बारे में चर्चा करते थे। अकबर इससे जो है जानकारी लेते थे। फिर इसमें 3 चीज़ है। मजहर की घोषणा कब हुआ? 1579 में, दीन इलाही धर्म 1582 में, और इलाही संबत 1583 में। तो इलाही संबत कभी कभी पूछ देता है, 1583 में हुआ था। और अकबर ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा में किया था, जो फैजी का अध्यक्षता में। पंचतंत्र कौन किया, किस नाम से किया था? अनवारे सुहेली के नाम से। अब्दुल समद को अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी, और मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी। दीवान किसको कहते हैं? दीवान वित्तीय अधिकारी को कहते हैं, और कोतवाल नगर को पुलिस अधिकारी। ये याद रखिएगा, काहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोतवाल मुगल साम्राज्य में किसको कहा गया है? तो नगर का पुलिस अधिकारी होता था, और दीवान को वित्तीय अधिकारी कहते हैं। ये चलिए दोस्त, अब समाप्त होता है मुगल साम्राज्य। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर 5 देखेंगे, क्लास 7 के हिस्ट्री का। आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइए, इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और क्योंकि आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा एग्ज़ाम के समय, अगर एनसीईआरटी आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये मेरे नोट्स को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। चलिए दोस्त, थैंक यू।